दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी, विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं 2024 की जंग जनता के संग, बिहार में बदली हुई सरकार। तो बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं और 4 बार उन्होंने अपनी पाला बदला है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी की बात की कोई वैल्यू नहीं होती है, उस आदमी की समाज में क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी। बिहार में बहुत अच्छी सरकार चल रही थी। चाचा भतीजे की सरकार ने जिस तरीके से लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की और हर विभाग में नियुक्ति हो रही थी, तो युवाओं के मन में एक बहुत ही सकारात्मक सरकार के प्रति विचार पैदा हुआ था, सरकार के प्रति, और लग रहा था कि बिहार जो है धीरे धीरे बदल रहा है। निश्चित रूप से बिहार में जितनी काम करनी चाहिए थी, जैसे बिहार में भ्रष्टाचार उसी तरीके से था, हिंसा बढ़ी हुई थी, इसके बावजूद भी एक संतोष था कि बिहार बदल रहा है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, यह जनता का जो जरूरी सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ से प्लान है। वह प्लान शिक्षा के लिए हो, वह प्लान स्वास्थ्य के लिए हो, और वह प्लान रोजगार के लिए। इस सवाल को देखते हुए निश्चित रूप से बिहार में एक अच्छी सरकार की जरूरत है जो बिहार को विकास कर सके। लेकिन नीतीश कुमार ने पलटी मारकर इस विकास के जो सपने हैं उस पर पानी फेर दिया। और नीतीश कुमार के यह बदलाव के लिए हम चलते हैं इसके पीछे की कहानी पर, कि किस तरीके से नीतीश कुमार 1.5 साल पहले जब लालू यादव के साथ वह जाते हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चाचा भतीजे की सरकार बनाते हैं, तो यही नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आप लोगों ने देखा किस तरीके से इनके परिवारों को फंसाया गया, वही नीतीश कुमार कहते हैं। और वही नीतीश कुमार इसके बाद जिस तेजी से भाजपा के एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था बनने के लिए इंडिया को तैयार करते हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर, तेजस्वी के साथ मिलकर पूरे देश के विपक्षी मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं। ममता बनर्जी हो, सपा प्रमुख से मिलते हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, और यह सभी से मिलते हुए एक विपक्षी एकता की बात करते हैं। और इंडिया अलायंस, भाजपा को मजबूत चुनौती देने के लिए एक इंडिया अलायंस की बात करते हैं, एक सांप्रदायिकता और फांसीवादी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि इस देश में जो सांप्रदायिक और फांसीवादी ताकतें हैं उसे हराने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और नीतीश कुमार के जो सपने हैं वो प्रधानमंत्री के सपनों के रूप में और इंडिया के संयोजक के रूप में वह आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह सपने चकनाचूर हो जाती है जब कांग्रेस ने उनको यह पद का ऑफर नहीं करता है, बल्कि उसके जगह पर वह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करता है। तो नीतीश कुमार को लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब हमारा नहीं चल पाएगा, हम प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बन पाएंगे। और दूसरी जो चीज बिहार में एक घटना घटती है कि नीतीश कुमार को लगता है कि ललन सिंह राजद के ज्यादा करीब होते जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार को सबसे पहले अपनी कुर्सी को सुरक्षा रखने की जरूरत होती है। और उस सुरक्षित कुर्सी के लिए वह अपने एक दरवाजे खुले रखते हैं। जबकि उसी समय भाजपा भी कहती थी पानी पी पीकर कि नीतीश कुमार के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ अलायंस में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हरिवंश सिंह के रूप में नीतीश कुमार अपना एक आदमी वहां रखे हुए थे भाजपा में कि जब भी जरूरत हो तो वह हम सरकार बना सके भाजपा के साथ मिलकर। लेकिन इस बात को विपक्ष और राजद नहीं समझ रही थी, या समझ रही थी, इसके बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार के साथ अलायंस किया। जब वो राजद भी समझ रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर है, इसके बावजूद राजद ने नीतीश कुमार के साथ अलायंस करके लगभग 1.5 वर्षों की सरकार चलाई। उसके पहले भी इसी तरीके की घटना घटी थी, तो उसे राजद ने भी कोई सबक नहीं लिया और नीतीश कुमार के साथ पुनः मिलकर एक सरकार बनाकर बिहार में सरकार चलाने का प्रयास हुआ। अब इन तमाम में
हम केसी त्यागी जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की हठधर्मिता के चलते यह गठबंधन टूटा है। जो कि नीतीश कुमार कांग्रेस से लगातार बात कर रहे थे कि सीट शेयरिंग हो जाए, प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाए, और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 निकाल दिया। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से नीतीश कुमार को लग रहा था, और वो बिहार में प्रवेश कर रहे थे, तो नीतीश कुमार को लग रहा था कि हमारे महत्व जो है, हमारी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस अपने आप को स्थापित करने के लिए पूरे देश में यह आंदोलन चला रही है, और पूरे विपक्ष को यह भय होने लगा। उसमें ममता बनर्जी ने कहा कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, भगवत मान सिंह ने कहा कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तो इससे नीतीश कुमार पर एक मानसिक दबाव बना, और नीतीश कुमार पुनः, क्योंकि नीतीश कुमार की स्वाभाविक जो वैचारिक एकता है वह आप देखेंगे भाजपा के साथ है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही मिलकर लंबे समय तक सरकार चलाए हैं, और वैचारिक एकता भी, और नीतीश कुमार के जो जनाधार है लौकुश का जनाधार, वह लौकुश का जनाधार भी स्वाभाविक रूप से आज भाजपा के साथ है। नीतीश कुमार राजद के खिलाफ जिन फॉरवर्ड ग्रुप का यूज किया था, वह राजद विरोधी स्वाभाविक रूप से भाजपा के साथ है। तो नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर स्वाभाविक रूप से सरकार चलाते हैं। लेकिन यही नीतीश कुमार, जिनके शासन काल में बिहार में चरम गरीबी, उन्हीं की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में चरम गरीबी है, और वह चरम गरीबी के लिए 18 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। तो और लगातार वही मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वह समर्थन किसी भी, चाहे भाजपा से ले या राजद से ले या कांग्रेस से ले, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा लगातार नीतीश कुमार रहे हैं। तो इस बिहार की गरीबी की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार को ही लेना होगा, और बिहार को गरीबी से, बिहार की इस गरीबी और बदहाली से निकालने के लिए क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पलटी मारे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार में बदलाव के लिए हम काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए हम पलटी मारे हुए हैं। लेकिन इस पलटी मार में आप देखिएगा कि भाजपा भी पलटने में माहिर है। इसमें अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हम बात करें, तो वह भी पलटी मार के रूप में उनका चेहरा इस देश में इतिहास में याद किया जाएगा। इतिहास कभी भी किसी भी राजनीतिक चेहरा का माफ नहीं करता है, वह मूल्यांकन करेगा, और मूल्यांकन करेगा तो देश को जिस तरीके से जनता के मौलिक सवालों से हटाकर एक तरफ राम राज की बात की जा रही है, और राम राज की अगर हम बात करें तो राम हमेशा कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। यानी कि रघुकुल की ऐसी रीति है कि हम जो वचन दे दिए वह पूरा करेंगे ही, चाहे हमारी प्राण चली जाए। और यहां वचन का ही उलटफेर हो रहा है। तो यह राम राज के साथ भी एक विश्वासघात हो रहा है, और दूसरी विश्वासघात यहां की जनता के साथ हो रहा है। बिहार की जनता को जिस गरीबी और बेरोजगारी के दौर से बाहर निकालकर एक राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। बिहार को, यूथ को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप पूरे बिहार में देख लीजिए, कॉलेज के कॉलेज खाली है, और यहां के छात्रों को 10-10 रुपए की डिग्री बांटी जाती है। वह डिग्री का मोल 10 रुपए का मोल है। जब उनका कोई क्लास नहीं चलता है, कोई पढ़ाई नहीं होती है, तो उस डिग्री का क्या मोल है? उनसे ऊंची फीस ली जाती है। तो बिहार को जरूरत है एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने की। बिहार में जरूरत है एक सामाजिक बदलाव की। भूमि सुधार के आयोग की रिपोर्ट को कचड़े में डाल दिया गया, और बिहार के बदलाव को यह नीतीश कुमार ही है जो कहते हैं। विपक्ष में जैसे ही जाते हैं तो वह कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बिहार के विकास के लिए स्पेशल पैकेज चाहिए। लेकिन जैसे ही वो केंद्र के सरकार के साथ, भाजपा के साथ आ जाते हैं, तो यह सारी चीजें भूल जाते हैं, और फिर बिहार को अपनी मनोगत भावना से बिहार को चलाने लगते हैं, जाति के समीकरण को साधने लगते हैं।
अब अभी जो शपथ लिए हैं उसमें नीतीश कुमार ही कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब यह मंत्रिमंडल में आप देख लीजिए कि कितना, क्या उसके अनुसार इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है? नहीं, वह राजद के विरोधी चेहरा को देखकर यह नए समीकरण बनाए हुए हैं। और भाजपा का बार बार एक ही एजेंडा आ रहा है, भाजपा को बार बार एक ही बात जो आ रही है कि बिहार से हम 40 में 40 सीट जीतेंगे। वह यह कभी नहीं कर रहे हैं कि बिहार को गरीबी से हम कैसे निकालेंगे, बिहार को अशिक्षा से हम कैसे निकालेंगे। जनता के मौलिक सवालों पर वो बात नहीं कर रहे हैं। उनके सामने एक ही सपना है कि नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार से 40 के 40 सीट चाहिए। और वह जब नीतीश कुमार राजद के साथ थे तो वह डरे और सहमे हुए थे। खास करके बिहार से उनका सर्वेक्षण जो था, वो तमाम सर्वेक्षण कह रहे थे कि बिहार में भाजपा की बुरी तरीके से 2024 में हार होगी, उनके सांसद हारेंगे और कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो बिहार के भाजपा का नेतृत्व कर सके। तो भाजपा को पलटी मारना पड़ा और फिर नीतीश कुमार के शरण में आना पड़ा। हम तो ये कहेंगे कि भाजपा यहाँ पर नीतीश कुमार के शरण में आई है और नीतीश कुमार अपने शर्तों पे मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार भी समझ गए कि हम इस देश में जो कांग्रेस का फलक है, उसके उस फलक में हम प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं हो सकते हैं, हमारा मुख्यमंत्री पद ही सुरक्षित चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार पुनः अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर आ गए और मुख्यमंत्री भाजपा के अलायंस के साथ अपने स्वाभाविक जो संगठन उनका है, उनका जो वैचारिकी है, उस वैचारिकी के साथ वो भाजपा के साथ चले गए। लेकिन इसमें लोकतंत्र का क्या होगा? जिस लोकतंत्र में हम कहते हैं कि जनता मालिक होती है, इसमें जनता का तो कहीं विचार नहीं लिया गया। जब नीतीश कुमार भाजपा से गठबंधन तोड़ के राजद के साथ अलायंस किए, तब भी बिहार की जनता के साथ कोई सलाह नहीं किए। और पुनः जब राजद से वो भाजपा के साथ है, तब भी जनता के साथ उनका कोई सलाह नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि उनके सांसद डरे हुए थे। 16 में 13 सांसद भाजपा के पक्ष में थे कि भाजपा के साथ मिलकर अलायंस बनाया जाए। लेकिन बिहार के भविष्य का क्या होगा, इस देश के भविष्य का क्या होगा, इस लोकतंत्र का क्या होगा, जिस हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, उसका क्या होगा? बिहार में उन्हीं का डाटा कहता है कि चरम गरीबी है और चरम गरीबी में जो डाटा है उससे ज्यादा गरीबी है। अगर जमीन पर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को जो डाटा है उस डाटा से ज्यादा गरीबी है। यहाँ कम से कम 50% लोग चरम गरीबी में जीते हैं। और शिक्षा में नीतीश का ही डाटा है कि महज 7% लोग यहाँ के ग्रेजुएट हैं और उस ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ कोई रोजगार नहीं है, लगातार पलायन है। 1% लोग MA पास किए। तो बिहार के बदहाली आप समझ सकते हैं कि बिहार में कोई रोजगार की संभावना नहीं है, लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। तो बिहार का विकास कैसे होगा? अगर हमको इलाज कराना है तो हम इलाज कराने के लिए दिल्ली तरफ दौड़ते हैं। नीतीश कुमार का मंत्री नीतीश कुमार खुद दिल्ली तरफ दौड़ते हैं, जहां 13 करोड़ का मानवीय संसाधन और इतना रिच प्राकृतिक संसाधन है। और वहां यह बदहाली है कि बहुत अच्छा यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसे हम कह सके कि नहीं, यह नेशनल पैरामीटर पर हमारा हॉस्पिटल खड़ा है। यहाँ कोई एजुकेशन सेंटर नहीं है जिसे हम कह सके कि नहीं, यह हमारा इंस्टीट्यूट जो है नेशनल लेवल के पैरामीटर पर खड़ा है। यह बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और इस शर्मनाक की जिम्मेदारी नीतीश जी को ही लेनी होगी, भाजपा को ही लेना होगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे लंबे समय तक बिहार में सरकार चलाया है। आज डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में जनता की जो भरोसा है, उस भरोसा को इन लोगों ने तोड़ा है। जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ है, अब इस विश्वासघात का बदला जनता कैसे लेती है यह समझना होगा। क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी एक ही जिम्मेदारी है कि हम जनता के संग हैं। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी चुनाव के समय जो वादे करती है, जो जनता को सपने दिखाती है, वो सपने झूठ के साथ दिखाती है, वो जमीन पर फिर वो नहीं उतरती है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो,
उनके जो सपने होते हैं उस सपनों के साथ हम नहीं जा सकते हैं। हम जनता के संग हैं। हम जनता को देखेंगे कि जनता की जरूरत कितनी पूरी हो रही है। आज बिहार में एक ऐसी राजनीतिक, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की जरूरत है जिसमें कम से कम हर परिवार में एक आदमी का रोजगार हो और मिनिमम कम से कम उसे 20,000 की मेहनताना मिलना चाहिए। तभी बिहार के जीवन को, बिहार से गरीबी दूर हो सकता है। अगर आर्थिक रूप से हम सोचे तो, सामाजिक रूप से हम सोचे तो बिहार के हर परिवार को लगभग 70% लोग जहां कहा जाता है कि लैंडलेस है, उनके रहने के लिए एक मकान की जरूरत है और मकान के लिए जमीन की जरूरत है और उनके एक्स्ट्रा उतनी जमीन मिलनी चाहिए ताकि उसमें थोड़ी सी खेती बाड़ी कर सके या अपना कोई उद्योग लगाना चाहे तो वह उद्योग लगा सके। और बिहार में इतनी जमीन है। सरकार की मंशा अगर हो तो हर परिवार को जमीन दिया जा सकता है। जिन्होंने, नीतीश कुमार ने एक समय कहा भी था कि हम हर परिवार को 3 डिसमिल जमीन देंगे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से बिहार के चरम गरीबी और बदहाली से निकालने के लिए यह सरकार जिम्मेदार है और इस सरकार को बदलने के लिए और सबक सिखाने के लिए जनता को आगे आना होगा। जनता के अंदर जितने भी राजनीतिक पार्टी है, वह राजनीतिक पार्टी को सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि जनता को शिक्षित करे, उनमें एक लोकतांत्रिक विचार पैदा करे। बिहार में कहा जाता है कि बिहार में जातिवादी राजनीति होती है। अगर सचमुच बिहार में जातिवादी राजनीति होती है तो 3% वोटर वाला, जिनकी संख्या मात्र 3% है, वह 18 वर्षों से मुख्यमंत्री कैसे बन रहा है? इसका मतलब है कि यह भी एक अफवाह उड़ाया जाता है कि बिहार में जातिवादी ही राजनीति होती है। बिहार में जातिवादी राजनीति का अर्थ हो गया कि राजनीतिक पार्टी को यह बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह एक राजनीतिक संगठन के बतौर जाति यहां काम करने लगती है, जबकि जरूरत होता है कि इस जाति के घेरा को तोड़कर, इस धर्म के घेरा को तोड़कर जनता की जो जरूरत है, जनता की जरूरत, जनता के मुद्दे के सवाल पर अगर हम सामाजिक एकता बनाते हैं, हम आर्थिक एकता बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि जनता के बीच में गोलबंदी बनती है। जनता की चेतना इस घेरा को तोड़ती है। लेकिन राजनीति करने वाले अपने हित में ये लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवादी है, जबकि हमने हर चुनाव में देखा है कि जातीय घेरा को तोड़ा गया है। इसलिए भाजपा राजद को बनाए रखना चाहती है ताकि राजद पर एक ठप्पा है कि वह जातिवादी संगठन है, वो जातीय राजनीति करती है और मुस्लिमों के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ती है। तो भाजपा को बिना कहे उसके अगेंस्ट में ऑल जो जात है ऑर्गेनाइज होकर भाजपा को वोट दे देती है। तो भाजपा जानती है कि हम कुछ करें या नहीं करें, अगर राजद जिंदा रहती है, राजद यहाँ सक्रिय रहती है, राजद एक ध्रुव बन के खड़ी रहती है, तो हम कुछ नहीं भी करेंगे तो उसके अगेंस्ट वाले वोट हमको मिल जाएगा। अब यही बात जनता को समझना है कि हमारे पक्ष में कौन काम करेगा। जो हमारे पक्ष में काम करेगा वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो बिहार के विकास के लिए काम करेगा, बिहार को रोजगार देगा, हम उसके पक्ष में खड़े होंगे, हम उसको मत देंगे, हम उसको वोट देंगे। यह बिहार की जनता को खड़ा होना होगा। नहीं तो राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से जनता को विभाजित की है, जनता के अंदर वैमनस्य पैदा किया है, यह वैमनस्य जो है एक दूसरे के खिलाफ जनता को लड़ते हुए जिस तरीके से यहाँ हिंसा होती है, यह निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों की देन है। बिहार में जो भी हिंसा है, जो भी जातीय हिंसा है, जो भी धार्मिक हिंसा है, वह यहाँ के राजनीतिक पार्टियों की देन है। तो इसलिए हम राजनीतिक पार्टियों को एक कटघरे में खड़ा करते हैं, एक हत्यारे के रूप में भी खड़े करते हैं कि जनता को जरूरत है जमीनी स्तर पर एकजुटता कायम करने की और यहाँ के संसाधन का सही तरीके से उपयोग करके एक विकास का मॉडल खड़ा करना। यह जनता के बस की ही बात है, यह किसी राजनीतिक पार्टी के बस की बात नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम बिहार की बेहतरी, जनता की बेहतरी के लिए इस उम्मीद के साथ कि जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, जनता को अपनी ही लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, इस उम्मीद के साथ धन्यवाद।